बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है स्पेशल बच्चे। वो बच्चे जो किसी वजह से पैदाइशी बीमार होते हैं, पैदाइशी माजूर होते हैं, और कोई भी उनको नफसियाती जब प्रॉब्लम होता है तो इनका ख्याल रखना हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को मैं इस्लामी अक़ीदत पेश करता हूँ जो इनको लुक आफ्टर करते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पे बाप और माँ के लिए। लेकिन जब इन लोगों को वालिदैन लुक आफ्टर कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो इन बच्चों की सहूलत का, इनकी सेहत का दिन रात काम कर रहे हैं, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी फाउंडेशन हैं, एनजीओज़ हैं, ट्रस्ट हैं हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में, जहाँ पे इन स्पेशल बच्चों के लिए काम हो रहा है। आज हमने 3 ऐसे लोगों को, एक पैनल को हमने मदऊ किया है जिनका काम ही स्पेशल बच्चों के लिए दिन रात उन्हें वक्फ़ किया हुआ है। बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ माशाल्लाह बहुत मारूफ़ और मकबूल नाम है डॉक्टर सजाची साहब। ये माशाल्लाह नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन है, गार्डन टाउन लाहौर के अंदर ये इदारा मौजूद है, और जहां हमारा माशाल्लाह लाहौर में ऑफिस है न्यूज़ वन का, इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के बच्चे आते हैं जिनको माशाल्लाह ये लुक आफ्टर करते हैं। और आज हमने इनसे बात करनी है कि ये कैसे इदारा बना, इसकी लवाजमात क्या हैं, इसकी हेल्प कैसे हो सकती है। तो सजाची साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा वही साहिबा। ये भी स्पेशल बच्चों पे काम करती हैं और 17 साल से माशाल्लाह इस काम पे लगी हुई हैं। और इनका काम है ऐसे बच्चे जो पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते, उन दोनों बच्चों को ये लुक आफ्टर करती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ जो डॉक्टर अली अजमल साहब माहिर नफ्सियात हैं, ये भी बच्चों के स्पेशल काम के लिए इन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है। बड़ा अच्छा काम है, बड़ी इनसे मुलाकातें रहती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, मैं गुफ्तगू आगाज़ आपसे करूँगा। थैलेसीमिया है क्या, और इसके साथ हमें ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या बनती हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैलेसीमिया एक जेनेटिक मर्ज़ है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होता है। ये कज़न मैरिजेस से भी हो सकता है, और कज़न मैरिजेस के अलावा जब दोनों पेरेंट्स, मेल और फीमेल दोनों, जब आपस में शादी करते हैं और दोनों अगर कैरियर हों थैलेसीमिया के, तो उनका आने वाला बच्चा जो थैलेसीमिया का पैदा होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि थैलेसीमिया जब हम शादी करें तो हम अपना जो है ना थैलेसीमिया का जो टेस्ट है वो करवा लें, ताकि हमें आने वाला हमारा बच्चा सेहतमंद पैदा हो। जी बस साहब, इसके लिए ज़रूरी नहीं हो सकता कि हम जो हमारा निकाह फार्म है उसके ऊपर एक खाना बना दिया जाए कि भाई ये जो जोड़ा शादी करने जा रहा है, इसका क्या थैलेसीमिया टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ? शरई तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जो इशू है ये हमने बेशुमार दफ़ा, जो भी हमारे डिग्निटरीज़ हमारे फाउंडेशन में विज़िट करने आते हैं, तो हम उनके सामने ये इशू रखते हैं। आजकल जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें भी ये इशू जो है ना उठाया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये ऑलरेडी सिंध में लागू हो चुका है और फेडरल गवर्नमेंट में भी इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन पंजाब में नहीं है। पंजाब में भी अगर ये लाभ बन जाए और इसकी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो फिर अगले 20-25 साल 30 साल में। पंजाब दावा तो बहुत करता है कि जी बाकी सूबे से हम बहुत आगे हैं। नहीं, अभी पंजाब में ये इस तरह का लॉ नहीं बना। पंजाब असम्बली में पड़ा हुआ है बिल पास होने के लिए काफ़ी अरसे से, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली ये लॉ नहीं बन सका। तो मेरी पंजाब गवर्नमेंट से गुजारिश भी है कि इसको जल्द अज जल्द कानून का हिस्सा बनाया जाए और इस पर मुकम्मल तौर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ताकि हम आने वाले सालों में, जैसे इटली है, ईरान है, टर्की है, और बहुत सारे नेपाल है, बहुत सारे इंग्लैंड है, बहुत सारे मुल्कों की तरह हम पाकिस्तान को भी थैलेसीमिया फ्री बना सकें। चीमा साहब, ये बताइए कि इसकी अलामात क्या होती हैं, फिर दौरे जदीद में
इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिकल के हवाले से जो सहूलियत आप दे रहे हैं, जो बाहर की दुनिया, देखिए मर्ज़ तो पूरी दुनिया में मौजूद है, तो बाहर के इलाज में और पाकिस्तान के इलाज में क्या फ़र्क है, और आपका जो नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन है यहाँ पे किस लेवल की इन बच्चों के लिए सहूलियात मौजूद हैं? थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं इनका अपना ब्लड नहीं बनता अनफॉर्चुनेटली, तो इनको सारी ज़िंदगी दूसरों के खून पे जो है ना, दूसरों के ब्लड पे ज़िंदा रहना पड़ता है। जिस तरह एक आम आदमी को, मुझे, आपको जैसा जिस तरह खाने की अशद ज़रूरत होती है, इन बच्चों को खून की अशद ज़रूरत होती है। ये खून ना मिलने की वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। तो खून सबसे जो ज़रूरी इनके लिए जो है वो खून जो है ना, इनको मिलना, बर वक़्त खून मिलना और स्क्रीन्ड और साफ़ सुथरा खून मिलना इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। हालात कोई भी हों, गर्मी हो, कोई सर्दी भी हो, हो, जो है ना, हड़ताल कोई भी हो, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए। बहुत अरसा पहले, 2000 से पहले जब ये एनजीओज़ नहीं थी, प्राइवेट एनजीओज़, उस वक़्त इन बच्चों की एवरेज एज 8 साल से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक तो बीमारी का भी पता नहीं था और दूसरा इन बच्चों को जो है ना स्क्रीन ब्लड नहीं मिलता था, अल्लाह। जिस वजह से इनको और बहुत सारी बीमारियां जो है ना लाहक हो जाती थी। तो जब से ये मैं तो अब इनकी एज ज़्यादा कितनी होती है बच्चों की? अब तो ये 40 साल भी जो है ना, अगर इनको सही तरह से इनका इलाज हो, स्क्रीन ब्लड मिले, मेडिसिन मिले, तो इनको ये 40 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं। चीमा साहब, मैं बड़े डरते हुए ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो बच्चे हैं, आपने कहा जवान भी माशाल्लाह होते हैं, तो फिर ये शादी भी करते हैं आगे? जी, जैसे मैंने कहा है कि ये शादी कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल इंसान है और हम इनको नॉर्मल इंसान ही लेना चाहिए, ये स्पेशल बच्चे नहीं हैं। ये सिर्फ इनको ये होता है कि ये अपने जो कैरियर है दूसरा, वो उसके साथ शादी ना करें, दूसरा जो इनका पार्टनर है वो कैरियर नहीं होना चाहिए, वो कैरियर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कैरियर है तो फिर उससे शादी नहीं कर सकते, अगर कैरियर नहीं है तो फिर ये शादी कर सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसकी जो तकलीफ़ है, जो इसकी अक़साम है, इस पे क्या कहेंगे आप? इसकी तकलीफ़ यही है कि जब इनको ब्लड नहीं मिलता तो इनको वीकनेस हो जाती है, इनका रंग जर्द हो जाता है और इनके जोड़ों में जो है ना दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ना ब्लड इनके लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो हीमोफीलिया है, सुना उसके अंदर बच्चा बैठा होता है और अचानक खून किसी भी जिस्म के हिस्से निकलना शुरू हो जाता है और बंद भी नहीं होता फिर? हीमोफीलिया एक जो वो भी एक जेनेटिक मर्ज़ है, वो भी एक डिफरेंट है। इसमें जब कट लगता है, हमें या आपको जब कट लगेगा तो हम उसको ज़रा दबाएंगे तो वो कट जो है ना उसमें से खून रसना बंद हो जाएगा। लेकिन इन बच्चों का खून रसना बंद नहीं होता अगर इनको कट लग जाए। इनका खून उसी वक्त रुकता है जब इनको प्लाज्मा लगता है। तो इसलिए जो है ना इनको रात के अगर 12 बजे भी इनको कट लगे तो इनके लिए प्लाज्मा अरेंज करना बड़ा ज़रूरी होता है, तो जो कि हर वक्त हमारे पास अवेलेबल होता है। जी डॉक्टर तैयबा वही साहबा, आपसे ये मैं सवाल करता हूँ कि आपका जो इदारा है, जो आपका क्लिनिक है, ये बच्चों के लिए, यानी स्पेशल जो बच्चे हैं उनको क्या क्या ये सहूलियात दे रहा है और कब से आप ये काम कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा इदारा है मदर एंड चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी के नाम से है, चुबुर्जी पार्क 54A न्यू चुबुर्जी पार्क में हम 2006 से काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है स्पेशल बच्चे आते हैं जो कि फ़िज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक है, स्लो लर्नर है, सीपी हैं। इनको जो बच्चे गर्दन नहीं संभाल सकते, मैं एक सिंपल सीपी का बताऊंगी कि जो बच्चे गर्दन नहीं संभाल सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते या चलने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको हम स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी और जो है उनको चलना बोलना सिखाते हैं ताकि बच्चे अपने टांग पे अपने इतने हो सकें एटलीस्ट कि उनको जो है हम इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ लेके आ सकें। तो ये जो है ये इदारा हमने अपने ही घर में, यानी कि मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 2006 में, तो वो उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो अब तो खैर उनकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी हम उस इदारे को उसी जगह चला रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जो ये मिथ है कि जी स्पेशल बच्चे सही नहीं हो सकते, अगर उनकी हम ट्रीटमेंट सही करें तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और पेरेंट्स का कोऑपरेशन हमें बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स जो है, और बच्चे दोनों तरह के आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल, बच्चे और बच्चियां दोनों ही आते हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं हम 14 ईयर्स तक लेते हैं। ये हमारा स्पेशली गर्ल्स के लिए है, क्योंकि गर्ल्स के लिए कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ लड़कियां लेता हो। उसमें बॉयज़ और गर्ल्स होती हैं। तो जो लड़कियां होती हैं वो 12, 13, 14 साल की, 15 ईयर्स से बड़ी होती हैं, तो पेरेंट्स उनको घर में बिठा लेते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा 14 ईयर्स तक जा रहा होता है, उसके बाद बच्ची नहीं जाती और घर में बैठ जाती है, सारा दिन उनके लिए कोई काम ही नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा स्फेयर होना शुरू तो हो ये जाती स्पेशल बच्ची हैं, कितने दिनों बाद विजिट करते हैं आपके पास? ये लॉन्ग लाइफ है। जैसे बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त से लेके जब तक बच्चा ज़िंदा है तब तक उसकी थेरेपीज चलती हैं। अगर आप बीच में ब्रेक कर देते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि जितना हमने काम किया होता है वो रिवर्स हो जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जैसे अब एक बच्चा है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, उसको हम पहले बोलना सिखाते हैं, फिर को चलना सिखाते हैं, उसकी फिर फाइन मोटर्स पे काम होता है, ग्रॉस मोटर पे होता है, उसको लिखना, पढ़ना, खाना, इवन हम लोग खाना भी उनको स्पून पकड़ना भी सिखाते हैं उनको। आजकल कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं ऑटिस्टिक जो उनके अंदर कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी ये खा नहीं सकता बच्चा, ना खाता नहीं है, वो एक ही चीज़, कोई एक बच्चा था वो 2 मंथ्स पहले मेरे पास आया तो वो पराठा खा रहा था और सिंपल पराठा। जब मैं लंच टाइम में गई तो मेरा खुद दिल हुआ कि ये किस तरह बच्चा पराठा सिर्फ खा रहा है। मदर ने कहा, हमने उनसे जब बात की तो मदर कह रही है बस ये रूखा पराठा खाता है। तो हमने उनकी अब डाइटरी प्लान किया है, उनकी डाइट में हम काम कर रहे हैं कि ताकि बच्चे जो है वो चबाना करें, उनको सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, उनकी सेंसरी प्रॉब्लम्स पे डील कर रहे हैं ताकि बच्चे अब जो है ना खाना शुरू करें। हर फ्लेवर उनको हम टेस्ट करवाते हैं टंग पे रख के, ताकि जो है जब तक बच्चा टेस्ट नहीं करेगा। अब हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन में नहीं खाई तो हम नहीं खा रहे, तो थोड़ी सी हमें भी स्ट्रगल करनी होगी एज ए थेरेपिस्ट और पेरेंट्स को भी स्ट्रगल करनी होगी कि अगर बच्चा नहीं खा रहा। साहब आप ये बताइए कि जो आपका काम है, नफ्सियात जो हैं बच्चों की ये किस वक्त एक्टिव होती हैं, यानी किस एज में वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें? ख़ास तौर पर ये भी बताइए कि किस एज में वालिदैन को अपने जहन को एक्टिव कर देना चाहिए। अब हमारी जो बच्ची या बच्चा है, अब हमने इसकी नफ्सियात के मुताबिक काम करना है। एज कहाँ से शुरू होती है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एज तो बच्चे के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। आम तौर पे ये एक मिथ बनी है कि जब बच्चा बोलना सीखेगा या समझना सीखेगा तो बच्चे की तरबियत तब से शुरू होती है। ये एक आम तौर पे माशरे में एक मिथ है, गलत फहमी है। इसमें अक्सर लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी किया होगा कि छोटा बच्चा अभी उसने बोलना नहीं सीखा, बिल्कुल छोटा बच्चा 1-2 माह का, तो आप देखें कि वो एक्सप्रेशन तासुरात देना शुरू कर देता है। अगर आप इतने छोटे बच्चे को फर्ज करें, कोई 6 महीने का बच्चा है, अगर आप उसको हंस के उसके सामने एक्सप्रेस करें अपना चेहरा, तो आप देखेंगे कि वो आगे से खुशी के जो जज्बात है वो महसूस करेगा और हमें उसके चेहरे के तासुरात से पता चलेगा कि बच्चा अच्छा महसूस कर रहा है। लेकिन अगर कोई शोर होता है या अगर कोई गुस्से वाली चेहरे से बच्चे की तरफ देखा जाए तो 6 महीने का बच्चा वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, रोना शुरू कर देता है, ऑब्वियसली रोना शुरू कर देता है, खफगी के जो इजहार करना शुरू कर देता है, हमें देख के पता चलता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब मैं आपसे सवाल कर लूँ, ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, लेटे होते हैं, उनके हाथ में पैसे जाते वो छोड़ते नहीं है। देखिए, वो बहरहाल वो तो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वो पैसे जरा नरम होते हैं, उसमें ये हरगिज़ बात नहीं है कि बड़े जिस वजह से पैसे नहीं छोड़ते, होता, कागज होता है भाई। ऑब्वियसली वो एक नरम होता है, तो बच्चे का कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इस वजह से बच्चा उसको पकड़ता है, अच्छा महसूस करता है। लेकिन वही बात फिर वही आ जाती है कि देखें, आप इसी चीज को अगर हम एक देख लें तो बच्चा इस एज में भी चीजों को समझना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जब किसी की शादी हो जाए, अभी आप माँ बाप नहीं बने, वालिदैन नहीं बने, आपको तब से ही अपने आप को दुरुस्त करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की शख्सियत का बच्चों पे डायरेक्ट असर होता है। आप देखें, अगर कोई अडल्ट है, कोई नौजवान है, उसके दिमाग में 100 किस्म की सोचें चल रही होती हैं, कोई काम की, कोई घर की, किसी भी तरह की। दिमाग जो है बिल्कुल वो सोच के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बच्चों का मामला आमतौर पे ऐसा होता है कि बच्चे का दिमाग एक क्लीन स्लेट है। हाँ, बच्चे वो चीजें भी ऑब्जर्व करते हैं जो आमतौर पे बड़े जिनको ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि बड़ों के दिमाग में और सोचें चल रही होती हैं। अब आमतौर पे अगर हम ये समझे कि बच्चों को डायरेक्ट डांटा ना जाए या बच्चों के सामने अगर लड़ा झगड़ा ना भी जाए, तब भी बच्चे माहौल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आप माँ बाप साथ वाले कमरे में भी जाके लड़ते झगड़ते हैं तो उसके बाद एक्सप्रेशन से, उनके चेहरों के तासुरात से बच्चा हर चीज जो है वो अडॉप्ट करता है और उसको समझता है। अब एक चीज हमने इसमें समझनी है कि जितने भी ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं,
चाहे वो डिप्रेशन का सही। है, कोई ऑटिज्म है, कोई ADHD है। ऑटिज्म तो आमतौर पे खैर एक न्यूरो फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी कि ये हालातों वाकयात से बिगड़ता है, लेकिन होता ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से है। सही। लेकिन इसके अलावा जो बच्चों में आजकल बहुत सारे मसले पाए जा रहे हैं, डिप्रेशन जो कि पहले बड़ों में भी कम कम लोगों को होता था, आजकल बच्चों में पाया भी जा रहा है। उसके अलावा ADHD का मसला है, OCD की बीमारी है, या बच्चों के कंडक्ट के इशू हैं। अगर इन बीमारियों के अलावा भी बात करें तो आजकल जो हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, बात नहीं मानते, जिद करते हैं, इसका सारा दारोमदार इस चीज पे है कि वालिदैन बच्चों के साथ ट्रीट कैसे कर रहे हैं, डील कैसे। चीमा साहब, ये जो थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया हो गया किसी बच्चे को, अब इन बच्चों को खुराक अच्छी चाहिए, खून अच्छा चाहिए, और इनको एक तो आपके पास जो एहतियाती तदाबीर होती हैं, इनके महीने में कितनी बार एक बच्चे को खून चाहिए, और अब बच्चा घर चला गया तो घर में क्या उस बच्चे को अच्छी डोज, अच्छी खुराक देने से, अच्छी उसकी डाइट रखने से उसका जो खून का लेवल जल्दी नीचे आता है, उसको हम किसी लेवल पे यानी कि इंक्रीज़ कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए? नहीं, ये जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं इनका मसला ये है कि इनका अपना ब्लड नहीं बनता। अपना ब्लड नहीं बनता जब, तो फिर ये किसी भी खुराक से इनका जो है ना वो खून बेहतर नहीं हो सकता। इनका ब्लड लेवल जो है ना HB इनकी तभी बेहतर होगी जब इनको किसी बंदे का ब्लड लगेगा। तो इसलिए जो है ना इनका खुराक का कोई मसला नहीं है, जौन सी मर्ज़ी है खुराक ले सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं है। और जो है ना इसके अलावा जो इनका ब्लड कब लगना है ये इनकी एज और इनके वेट पे डिपेंड करता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई 4 हफ्ते के बाद ब्लड लगता है, जो कि 7, 8, 10 साल के बच्चे हैं उनको 2 हफ्ते के बाद, और इसी तरह जो 17, 18 साल के, 16 साल के बच्चे हैं उनको फिर 10 दिन के बाद जो है ना ब्लड रिक्वायर्ड होता है इनको। और जो 40 साल का बच्चा है उनको भी 1 हफ्ते के बाद जो है ना डिपेंड करता है उनका कि उनकी वेट कितना है, उसके हिसाब से उनको जो है ना ज़्यादातर हफ्ते के बाद लगता है उनको। जी, बस अब ये बताइए कि पाकिस्तान में टोटल कितने लाख बच्चे हैं थैलेसीमिया में मुब्तला, हीमोफीलिया में मुब्तला, और साथ थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि किस मुल्क में ज़्यादा हैं, जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ अदाद-ओ-शुमार इनके क्या हैं, या जो गरीब ममालिक हैं उनमें इनकी जो शरह क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ़ NGOs में तकरीबन और गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उसमें कोई 1 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो कैरियर है इस वक्त जिनमें थैलेसीमिया का मर्ज़ मौजूद है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब कैरियर है। तो अगर एक कैरियर दूसरे कैरियर से शादी करेगा तो डेफिनेटली वो उनका जो बच्चा है वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो थैलेसीमिया का बच्चा पैदा हो। तो पाकिस्तान के अलावा जैसे मैंने बताया आपको, नेपाल है, ईरान है, टर्की है, UK है, यहाँ पे कोई 20 साल 30 साल पहले ये बहुत ज़्यादा मरीज़, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मरीज़ थे, लेकिन इन्होंने शादी से पहले जब टेस्ट ज़रूरी किया तो इन्होंने 20-30 साल में उस पर काबू पा लिया है। तो हम जो है ना, जिस तरह हम पाकिस्तान है, इंडिया है, या श्रीलंका है, बांग्लादेश, इस तरह के ममालिक जो हैं ये अभी इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंट है, पाकिस्तान की निस्बत इन मुल्कों में ज़्यादा पेशेंट है। सही। तो इसका एक ही तरीका है कि शादी से पहले जब टेस्ट होगा और अगर वो कैरियर है तो वो शादी ना करें। तो इसी तरह हम इस मर्ज़ पर ख़ात्मा कर सकते हैं। इलाज इसका मुमकिन नहीं है। जो नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन है, कितने साल इसको बनाए हुए हो गए, और आपको ये ख्याल कैसे आया, और इस वक्त कितने हज़ार बच्चे हैं जो 1 साल में आपके पास विज़िट करते हैं? हमारे पास 2015 में हमने नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन बनाया था, और इस वक्त हमारे पास कुछ 700 के करीब रजिस्टर्ड बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ़ औकात में हमारे पास ब्लड लगवाने आते हैं। इसके साथ साथ हम उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ जो भी रिक्वायर्ड इनके टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल होता है, LFT, RFT, जितने भी टेस्ट इनके रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं, कुछ जो 6 मंथ होते हैं, कुछ ईयरली होते हैं, ये सारे टेस्ट हम इनके करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट करते हैं इनके। अगर एक बंदा ये कहता है कि जी मैंने 1 बच्चा या 10 बच्चे या 100 बच्चे मेरे ज़िम्मे लगा दें, तो जो मेरा सवाल ये है कि एक बच्चे के ऊपर पर विज़िट जो आपके पास आता है कितना ख़र्चा आता है? कि एक बंदा चाहे कि मैंने ज़िंदगी में 1, 2, 3, 4, 5
बच्चों को लुक आफ्टर करना है वो आपको पे कर दें और उस बच्चे का इलाज होता रहे? इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मेडिसिन और सारी जो चीज़ें मिला के इस पे तकरीबन बच्चे पे कोई 50,000 पर मंथ का जो है ना एक्सपेंस आ रहा है। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव इलाज है। यानी कि अगर कोई मुखैर लोग आपको 50,000 रुपया दे दें तो एक बच्चे को बिला नागा यानी कि तसलसल के साथ उसको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक्सपेंसिव इलाज है। मोस्टली जो पेरेंट हैं वो इतने अफोर्डेबल नहीं होते, तो उनके लिए ये इलाज करवाना बच्चे का बहुत मुश्किल है। तो ये इन NGO का ही है काम जो कि इन बच्चों का इलाज कर रहे हैं। आपकी अपनी एजुकेशन क्या है और इस फील्ड में आप कैसे आए? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मेरा शुरू से ही जो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि आपने जो है ना लोगों की खिदमत करनी है। तो ये शुरू से ही मेरे जो है ना एक तबीयत का हिस्सा है कि लोगों की खिदमत करना। तो इस लोगों की खिदमत करने की वजह से जो है ना ये मेरा इस तरफ रुझान हुआ। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगी आज के मौजू के हवाले से, और जो आप काम कर रही हैं इस काम में हम कैसे हिस्सा डाल सकते हैं, इनका आपके हमारे जो सुनने वाले लोग हैं वो कैसे हिस्सा डाल सकते हैं? एक्चुअली हमारा जो है स्पेशल बच्चों का इंस्टीट्यूट है चुबुर्जी पार्क में, और जैसे ये थैलेसीमिया की बात बता रहे हैं कि जी बच्चे का लॉन्ग लाइफ काम है और उसके बाद बहुत एक्सपेंसिव है और पेरेंट्स जो है डिसहार्ट हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं उनका भी लॉन्ग लाइफ है, जब तक वो बच्चा ज़िंदा है उसकी थेरेपीज़ होती हैं, और पेरेंट्स जो है वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो जो है कुछ पेरेंट्स थक जाते हैं उनको लाने पे, उनको फिर पिक एंड ड्रॉप भी देनी पड़ती है, डेली बेसिस पे उन्होंने आना होता है। तो ऑलमोस्ट हमारे 20 से 30,000 ईच बच्चे पे लगते हैं, जिसमें 1 to 1 क्योंकि इनके बच्चों के 1 to 1 सेशन जी पर मंथ हमारा 30,000 एक बच्चे पे कॉस्ट होती है। और उसमें ये है कि जो है उनको 1 to 1 स्पीच थेरेपी करवाई जाती है, फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। तो ये है कि जो मुखैर हजरात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आएँ हमारे इंस्टीट्यूट में और विज़िट करें, और जो है उनको बच्चों के अडॉप्शन पे काम किया जा रहा है आजकल, ताकि वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और अपने घरों में हैं, हम उनको जो है ना होम बेस्ड थेरेपी भी हमने एक्चुअली स्टार्ट की हुई है कि जो बच्चे नहीं आ सकते, CP बच्चे हैं जो बिल्कुल ही लेटे रहते हैं, उठ नहीं सकते और बड़े हो गए हैं, उनको पेरेंट्स को उठाना भी मुश्किल होता है, तो हमारे पास मोबाइल है थेरेपी। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल होते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो उनके घरों पे जाते हैं और घरों पे जाके उन बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं। जी डॉक्टर अली अजमल साहब, आप ये बताइए कि पहले जो बात हो रही थी, जो पहले साल का 1 साल का बच्चा है, 1 साल से 5 साल के अरसे के दौरान वालिदैन को, उसके बहन भाइयों को, बच्चे को कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने कि 1 से 5 साल की जो उम्र है, सबसे पहले तो ये हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये पूरी ज़िंदगी पे इसका असर होता है कि 1 से 5 साल की उम्र में बच्चे के साथ जो होगा, अब ये उसकी पूरी ज़िंदगी का तयन करेगा कि उसकी शख्सियत कैसी बनेगी। क्या बच्चा ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहेगा या बच्चे को बड़ी उम्र में कोई डिप्रेशन का या OCD या किसी भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारी होने का खदशा है। तो बचपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो बचपन ठीक तरह से गुजरा, कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई ट्रॉमास बचपन में नहीं लगे, कोई बहुत ज़्यादा बुरे वाक़यात नहीं आपके साथ हुए, तो फिर आम तौर पे ज़िंदगी खुश गुजरती है, कामयाब गुजरती है, और ऐसा शख्स जो है वो माशरे के लिए बड़ा होकर एक अच्छा फर्द साबित होता है। अब दूसरी बात यह जो आपने पूछा कि क्या करना क्या चाहिए, इसमें ना एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि देखें कि बच्चों की जो हमने अपने तौर तरीके, तहजीब व तमद्दुन बच्चों को सिखाना है, वो कभी भी किसी भी एक्सट्रीम पे ना हो। आम तौर पे या तो म्याना रवि, इत्तदाल, बिल्कुल म्याना रवि। अब देखें कि इसमें म्याना रवि से मेरा क्या मुराद है कि इसमें एक तो चीज़ ये आ गई कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती से बच्चे आमतौर पे बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसी तरह से आजकल की एक मॉडर्न पेरेंटिंग शुरू हो गई है, जिससे मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर होने के हवाले से एग्री नहीं करता कि बच्चों को बहुत ही रिलैक्स छोड़ा हुआ है, बच्चों को एक बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे जाके जो डांट डपट होनी चाहिए। बिल्कुल जी, एक जैसे अभी हमने बात की कि म्याना रवि, एक इत्तदाल होना चाहिए। अगर जितना बच्चा डांट डपट ज्यादा से बिगड़ता है, उतना ही फिर अगर डांट डपट ना करें तो बच्चा उससे भी बिगड़ता है। उसके अलावा ना एक चीज और हमने समझनी है, अनफॉर्चुनेटली एक माशरे का एक बहुत बड़ा मसला बन गया है
कि हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न वैल्यूज में ना मिक्स हो गए हैं, आधा तीतर और आधा बटेर। मैं वालिदैन को यही कहना चाहता हूं कि जो आपको इस्लाम ने वैल्यू सिखाई हैं, आप उन वैल्यूज को पे अमल दरामद करते हुए अपने बच्चों की परवरिश करें। ये जो आजकल हमने मॉडर्न पेरेंटिंग बनाई हुई है कि माँ अपने मोबाइल फोन यूज कर रही है, फादर अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा है, बच्चे को खुद फोन दिया है, और हम बड़े एक गलत तरीके की मॉडर्न जनरेशन पैदा कर रहे हैं। इसका फर्क क्या पड़ रहा है इससे कि उतने ही ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, बच्चों में डिप्रेशन हो रहे हैं, बच्चों में बहुत सारी ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियां हो रही हैं, और उसकी सिर्फ वजह यही है कि ये जो हमने एक अजीब किस्म का वैल्यू सिस्टम माँ बाप ने अपना बना लिया है। देखें, हमें इस्लाम के असूलों के मुताबिक पेरेंटिंग करनी चाहिए। ये मॉडर्न होना, मतलब मॉडर्न होना तरक्की के सेंस में एक अच्छी चीज़ है कि नए मॉडर्न तो होता है कि वुसअत होनी चाहिए, लेकिन ऐसी वुसअत जिससे हमारी सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा आए, या हमारे जो नज़रियात हैं, जो हमारे इस्लामी माहौल है उसके ऊपर ज़्यादा आए, तो फिर हम उसको मॉडर्निज्म नहीं कहेंगे, हम उसको जहालत कहेंगे, गुमराही कहेंगे। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ ये मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि देखें, जहाँ पे मॉडर्निज्म का ताल्लुक है, ठीक है जी, अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, अच्छे अच्छे डिवाइसेस आ गई हैं, टेक्नोलॉजी में आपने तरक्की कर ली है, उसके अलावा हमारे कपड़े बेहतर हो गए हैं, मशीनें बड़ी अच्छी अच्छी आ गई हैं। गर्ज के हमने ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की की है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये असल में मॉडर्न वैल्यूज़ है। मॉडर्न वैल्यूज़ ये नहीं है कि आप जी अपने तहजीब और तमद्दुन को ही भूल जाएं। और अल्लाह के नबी ने हमें ये हुक्म दिया था कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 साल का हो जाए, तो आप उसको प्यार प्यार से कहें कि भाई अब नमाज पढ़नी है। 3 साल आपने उसको पॉजिटिव नफ्सियात के साथ खेलना है, उसके साथ 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल, 3 साल आपने उसको प्यार से, लाड से नमाज सिखानी भी है, समझानी भी है, बतानी भी है, और उसका जो फ़र्ज़ होने का एक नज़रिया है हमारा, जो सच्चा और खरा और सच्चा है, वो भी बताना है। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़ेगा, तो फिर अल्लाह के नबी ने वालिदैन को ये हुक्म दिया है कि अपनी औलाद के ऊपर सख्ती करें नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अब हाल तो ये है कि वालिदैन खुद सोए होते हैं, और बच्चे भी, जब ज़ाहिर बाप ही नहीं उठेगा, माँ ही नहीं उठेगी, तो उनकी जो नमाज है वो कैसे इनके नमाजी बन सकते हैं। बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाली औलाद वही होती है जिसकी माँ और बाप नमाज पढ़े। जी फरमाइए। मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, आजकल जो ज़हनी व नफ्सियाती मसले इसलिए बढ़ रहे हैं कि आज का इंसान पहले के इंसान से बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। हमने जब अपने रस्म व रिवाज, इक़्तिदार को, इस्लामी वैल्यूज़ को छोड़ेंगे और दूसरी वैल्यूज़ अपनाएंगे, तो फिर वही बात है, आधा तीतर आधा बटेर। इंसान ज़हनी तौर पे तन्हाई का शिकार हो गया क्योंकि अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दिया है। अब उसका डायरेक्ट असर क्या है? फैमिली सिस्टम पे हो रहा है, घरों में झगड़े हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा तलाक की और खुला की रेशो हो रही है। अगर ये ना भी हो तो बच्चों की जहनीत पे इस तरह से फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चों में फिर ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा हल ये है कि आप इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ डालें। आप देखेंगे कि आप तन्हा नहीं होंगे। ये जो हमने बगैर वजह की एक आज़ादी बनाई है, ये मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, आज़ादी तन्हाई को लेके आती है। और जो तन्हा इंसान है, जो अपने ज़हन, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बच्चा है, अब 5 साल तक आपने बता दिया, 5 से 10 साल का जो बच्चा है, उसकी पॉजिटिव उसके अंदर अगर हमने कोई यानी कि जीन पावर पैदा करनी है, हमने उसके अंदर ब्यूटी लेके आनी है, उसकी आदत को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए माँ और बाप को क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले माँ बाप को बच्चे को अपनी वैल्यू सिखानी चाहिए, अपने माशरे की, और सबसे बड़ी अपने मज़हब की वैल्यू सिखानी चाहिए। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमारे इस्लाम में हुक्म है कि बच्चे को नमाज पढ़ाना शुरू करें, उसके बाद फिर एक ख़ास उम्र के बाद बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज हो गया, और दूसरे जो हमारे मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, वो हो गए। तो अब आप देखें कि बच्चा खुद ब खुद एक लाइन पे चलता जाएगा। अगर बच्चे को हम ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा? बच्चा बिल्कुल आज़ाद है, उसके बाद वो फिर तन्हा है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर ये वैल्यूज नहीं बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा डिसिप्लिन नहीं रहेगा ना, जो उसके जहन में सोचें आएंगी उस तरफ जाएगा। उससे फिर क्या होता है? तन्हाई, और फिर उसके बाद बच्चे की शख्सियत ही नहीं बनी। अब जिस बच्चे को हमने वैल्यूज नहीं सिखाई, शख्सियत नहीं बनी, वो बच्चा बड़ा होके अच्छा फर्द नहीं बनेगा। तो अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना। चीमा साहब क्या फरमाएंगे? आपका जो इदारा है, अब इस इदारे ने ज़ाहिर चलना है, कितना ख़र्चा होता है सालाना,
और जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि वो आपको किन किन मद्दात में ज़कात लग सकती है, सदका लग सकता है, खिरात लग सकती है, और आपको ज़्यादातर पैसा किन चीज़ों के लिए चाहिए, और जो बाकी आपकी ज़रूरियात हैं, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं सामान लेके दे देता हूँ जिस तरह ड्रिप होती है या बाकी मेडिसन होती हैं, तो इस पे क्या फरमाएंगे आप? देखिए, हमें ब्लड बैग और मेडिसन और जो है ना स्क्रीनिंग की किटें, ये तो हमें रूटीन में चाहिए होती हैं। ये हमें अब बहुत सारे जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारे डोनर्स हैं, वो ब्लड बैग भी लेके देते हैं हमें, और मेडिसन भी हमें ख़रीद के देते हैं। तो हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं जी। हमें वो चाहे मेडिसन ले दें, चाहे हमें वो बच्चे को स्पॉन्सर कर दें, ब्लड बैग ले दें, स्क्रीनिंग किट ले दें। इसी तरह हमारे जो है ना वेयर एंड टेयर, जो मेडिसन, जो हमारी लैब की जो मशीनरी है बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसकी कोई ना कोई मेंटेनेंस निकलती रहती है, उसकी मेंटेनेंस का कोई ज़िम्मा ले ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो के बगैर पैसा देने के, पेट्रोल हैं, बहुत सारे पैसा देने के बगैर भी अगर वो इन चीज़ों का, एक वसी तनख्वाहें हैं, इन चीज़ों का अगर वो कोई ज़िम्मा ले ले, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। अगर कोई डोनेशन देना चाहे, खैरात देना चाहे, ज़कात देना चाहे, तो वो हमारे अकाउंट है, अकाउंट में वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा मंथली ऑडिट भी होता है, क्वार्टरली ऑडिट भी होता है, और हमारा जो है ना ईयरली ऑडिट भी होता है। जब मर्ज़ी कोई जो है ना चाहे आके ऑडिट कर सकता है। बल्कि हम अपने डोनर्स को ज़्यादातर यही कहते हैं कि आएँ विज़िट करें। बल्कि मैं तकरीबन आपकी चैनल की वसातत से कहना चाहता हूँ कि जिस मर्ज़ी आप NGO को डोनेशन दें, उसका जाके विज़िट करें। जी बेशक। अगर आप मुतमिन हैं तो वहाँ पे डोनेशन दें, अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो बिल्कुल डोनेशन ना दें। पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs फेक हैं, और जो NGO सही तरह काम कर रही हैं उनका भी वो रेपुटेशन ख़राब करती के हैं। कामों में बरकत डालता है जिनका काम सही होता है। जी बिल्कुल। फेक लोग चीमा साहब आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस मर्जी फाउंडेशन को डोनेशन दें, जाएं विज़िट करें और उसका सारा काम चेक करें, और उसके बाद आप उनको डोनेशन दें। चीमा साहब, किस नाम से आपका अकाउंट वगैरह है और किन किन बैंकों के अंदर है? नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के नाम से अकाउंट है हमारा। अलाइड बैंक में है, फैसल बैंक में है, सिंध बैंक में है, बैंक इस्लामी में है। और साथ ये भी बताइए कि साल साल से आप ये काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा बच्ची या बच्चा आया हो, ऐसी माँ आई हो, ऐसा बाप आया हो कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हों जब उन्होंने मसला बताया हो? इस तरह के तो बेशुमार केसेस हैं। जो है ना, एक पेरेंट है, वो 2-3 महीने आया नहीं। जब हमने फाइंड आउट किया तो उसने कहा जी हमारे पास तो आने का किराया ही नहीं था। तो फिर मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको पैसे सेंड किए। फिर उसको मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस तरह का मसला हो तो हमें आपने कॉल ज़रूर करनी है। आप बच्चे के इलाज पे जो है ना वो कोई कोताही नहीं करनी है आपने। तो इस तरह के बेशुमार वाक़े हैं। खून कैसे इकट्ठा करते हैं आप? हमारा जो ज़्यादातर सोर्स है वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, और फिर मैं सलूट पेश करता हूँ पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस के साथ हमारा MOU है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, पंजाब पुलिस ने हमें वेलकम कहा है, तो मैं मौजूदा IG साहब का और तमाम पुलिस का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं या जब यूनिवर्सिटियों से ब्लड नहीं मिलता, तो फिर हम उन फैक्ट्रियों में जाके जो है ना अपना ब्लड कैंप लगाते हैं। अब साथ ये भी बताइए कि एक आम बंदा जो है अगर वो खून देना चाहता है तो क्या आपका एड्रेस है, आपका जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, या आपका जो यूट्यूब चैनल, उनका भी तारफ़ करवा दें? मैं बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान में वॉलंटियरली ब्लड देने की रेशो 0.1% भी नहीं है। पूरी दुनिया में वॉलंटियर ब्लड जो है ना वो डोनेट करते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं हम ये अवेयरनेस देते हैं कि जो है ना वॉलंटियरली ब्लड जो है ना डोनेट करना चाहिए। ब्लड देने से आपकी सेहत जो है ना बेहतर होती है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपके हार्ट के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो ब्लड देने से आपकी जो है ना वो बेहतर हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्लड देने से आपके ब्लड की स्क्रीनिंग हो जाती है। तो ब्लड की जब स्क्रीनिंग हो, अगर कोई मसला हो तो आपको उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाता है।
तो पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है कि वो कोई ब्लड टेस्ट हर साल करवाएं। तो जब कोई 50 साल बाद ब्लड टेस्ट उसको कोई बीमारी लगती है वो कराता है, तो वो एक बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारियां अल्लाह के निकल नबी आती देखे ना हजामा करवाते थे, हैं। जी 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 वो खून निकलता था ना बॉडी से। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए कि जो कंवल चीमा साहबा के साथ आपने MOU किया है, इन दिनों में क्या जो माई इम्पैक्ट मीटर है वो क्या काम कर रहा है, इस पे कुछ आप रोशनी डालें। माई इम्पैक्ट मीटर ने पूरी पाकिस्तान में जितनी भी NGOs हैं उनके साथ मिल के थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, जो कि मुख्तलिफ़ औकात में जो ब्लड की वजह से या मेडिसन या इलाज की कमी की वजह से जिनकी कोई डेथ हो जाती है, वो उन्होंने सारी NGOs के साथ मिल के दिसंबर का पूरा महीना एक मुहिम शुरू की है डोनेशन इकट्ठी करने की। तो वो जितनी भी डोनेशन होगी वो इन जितनी भी NGOs हैं इनमें वो तकसीम होगी। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप भी जो है ना ये थैलेसीमिया के बच्चों को सपोर्ट करें ताकि इनकी हम बर वक्त इलाज कर सकें और ये एक मुआशरे का मुफीद शहरी बन सकें। चीमा साहब वहाँ जो उनकी एप्लीकेशन है वहाँ पे नूर थैलेसीमिया को कैसे तलाश किया जा सकता है? माई इम्पैक्ट मीटर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी NGOs जो उनके साथ मेंबरशिप जिनकी हो गई हुई है वो आपको वहाँ पे उनकी मेंबरशिप जो है ना, उनकी नाम जो है ना वो, और उनके NGOs के अकाउंट नंबर और उन NGOs का पूरा बायोडाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब आखिर में क्या कहेंगे आप? हमें चाहिए कि गवर्नमेंट के अलावा जो है लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा मंथली एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है और जो है लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो इदारा है मदर एंड चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी वो चुबुर्जी पार्क में है और इम्पैक्ट मीटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसमें जो है हर तरह के NGOs रजिस्टर्ड है, हम लोग भी रजिस्टर्ड हैं उसमें। तो जो है क्योंकि ये एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को सामने देख रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कर रहे होते। थैलेसीमिया के बच्चे जैसे हैं इसी तरह हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनका भी यही है कि पेरेंट्स देख रहे होते हैं, लेकिन ये है कि चलें थैलेसीमिया के बच्चे चल लेते हैं, बोल लेते हैं, कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको तो हर वक्त जो है ज़रूरत होती है और उनको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, थेरेपीज़ की भी ज़रूरत है, प्यार की भी है, पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमारा इदारा है उसमें हमें थेरेपीज़ हैं, हमारे पास गाड़ी चल रही है, वैन चल रही है, पेट्रोल है, बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कितनी महंगी हो गई है, महंगाई भी है। हाँ महंगाई है जी बिल्कुल, गैस का बिल है और जो स्टाफ सैलरीज हैं वो इतनी है। अब जो बच्चा आ जाता है पेरेंट्स नहीं दे सकते, तो अब उनको हम रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते कि नहीं जी ठीक है आप पे नहीं कर सकते तो आप नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उनको रिफ्यूज़ कर दें। तो उन बच्चों की सपोर्ट के लिए हमें आप लोगों की डोनेशन की ज़रूरत है, जो कि मदर एंड चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी है और इसी नाम से नेशनल बैंक में हमारा अकाउंट है। तो जो भी सपोर्ट करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि जो है ये एक सिर्फ हम पेरेंट्स का या हमारा या कोई और जो NGOs काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी का फ़र्ज़ है कि वो इन बच्चों के लिए आगे बढ़ें और काम करें और आके विज़िट करें, ताकि उनको पता चलेगा। कहने से किसी को नहीं पता चलता कि जी ठीक है ये बच्चे हैं, फिज़िकली जो देखते हैं कि हाँ बच्चे कैसे हैं और काम क्या हो रहा है। असल एक्चुअली ये होता है कि काम क्या हो रहा है उस पे होना चाहिए। अगर कोई हमें पेट्रोल के गाड़ी के पेट्रोल के पैसे ना दे, कहीं पेट्रोल पंप पे कर देंगे जी आप इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लें, इसी तरह स्टाफ सैलरीज दे दें, ड्राइवर की, थेरेपिस्ट कोई भी जिम्मेदारी लेने को बिल की ले लें कि ये गैस का बिल मेरे ज़िम्मे है, बिजली का बिल है, ये पेट्रोल मेरे ज़िम्मे है, तो या कितने मुलाजमीन हैं उनमें इतने मुलाजमीन की तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। हाँ, तो वो अगर कोई कर सकते हैं तो वो कर दें, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे आखिर में? जी बिल्कुल, देखें बच्चे हमारा सबसे कीमती असासा हैं। वालिदैन के लिए बच्चों से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। हमने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होता है कि बहुत बड़ी बड़ी अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो हम उतना परेशान नहीं होते जितना जब हमारे बच्चों पे कोई मुश्किल आ जाए, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से मुश्किल आ जाए तो माँ बाप परेशान होते हैं। ये एक इंसान की फितरत है। अब अगर आपका बच्चा, उसको कोई भी किसी किस्म का मसला है तो यकीनी तौर पर ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। इसमें हमने किसी भी किस्म का दिल बर्दाश्ता नहीं होना। अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपको बहुत सारी नेमतें दी हैं वहाँ पे अल्लाह आजमाइश भी अल्लाह ही की तरफ से है। पेरेंट्स को ये चाहिए
कि अपने जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें। फ़बिअय्यि इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको भी शुक्र करना सिखाएं, खुद भी शुक्र करें, और अपनी जो वैल्यू सिस्टम है वो बच्चों को सिखाएं। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल है। खुद भी अल्लाह का जिक्र करें, बच्चों को भी सिखाएं। अब फिर आप देखें कि चाहे आपका बच्चा स्पेशल बच्चा है या कोई नॉर्मल बच्चा है, आप देखेंगे कि इस आजमाइश से भी आप अच्छी तरह से गुजर जाएंगे, और जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं उनकी परवरिश भी आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप देखिए आज आपने जो बातें सुनी हैं, ये बातें सुनना और इनको आगे फैलाना सदका जारी है। आप हर तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे चीमा साहब फरमा रहे थे, तो एक खून की बोतल ही दे दें, जिस मर्ज़ी बंदे को दे दें, बहुत ज़रूरत होती है। 1 रुपया दे दें, आप एक घर में बॉक्स बनाएं, उसमें पैसे डालते जाएं और महीने के एंड पे किसी अच्छे इदारे को जिस पे आपको ट्रस्ट हो वहाँ विज़िट करें, वहाँ जाके देखें उनके काम को और वहाँ डोनेट कर दें। ऐसा पैसा जो आप चौकों चौराहों में खड़े हुए लोगों को देते हैं, ये तो कानूनन भी सही नहीं है, शरई तौर पर भी सही नहीं है। ये तो रवायती और आदी मुजरम लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनका हक़ उन तक पहुँचना चाहिए। आज का जो वजीफ़ा है, या मुइज़्ज़ो इज़्ज़त देने वाला, जब आप इस वजीफ़े को 313 बार नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देगा। इसका फ़ायदा पढ़ने का क्या होगा कि लोग आपको इज़्ज़त दें। आप समझते हैं फ़लाँ बंदा मेरी इज़्ज़त नहीं करता, तो इस इज़्ज़त को हासिल करने के लिए इज़्ज़त वाले रब को आपने पुकारना है, जो इज़्ज़तें देने वाला है उस रब को आपने पुकारना है। फिर आपको इस वजीफ़े की बरकत से किसी से ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं वो ठीक हो सकते हैं। आपका जो रोब दबदबा है, जो आप चाहते रहे मैं बर्तरी पे रहूं, इस वजीफ़े की बरकत से आप बर्तरी में आ जाएंगे। फिर दुनिया में आप अच्छाई की तरह मुंसलिक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हमेशा नेक काम करने वाले बन जाएंगे। और फिर इस वजीफ़े की बरकत से आखिरत में आपका जो नसीब है वो अच्छा होगा। अल्लाह पाक आपको जन्नत देगा। क्यों? दुनिया में रहते हुए आपने अल्लाह को पुकारा है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो कहार है, जो जब्बार है, जो कुद्दूस है। जब उसको हम पुकारते हैं तो फिर हमारा बन जाता है। अल्लाह है ही हमारा, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। सिर्फ हमने उसको पुकारना है। वो मुंतज़िर है कि मेरा बंदा मुझे पुकारे और मैं उसको बरकत दूँ, उसके लिए राहत का सबब बनूँ, उसके ऊपर मैं अपनी रहमतों का नज़ूर फरमा दूँ। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।